नमस्कार, मैं रवीश कुमार। सुप्रीम कोर्ट में ईडी को लेकर तीन मामले चल रहे हैं। पहला मामला है ईडी के प्रमुख को सेवा विस्तार अवैध रूप से दिया गया है या नहीं। दूसरा मामला है ईडी कैसे गिरफ्तार करे और गिरफ्तारी के बाद क्या करे, इसे लेकर गाइडलाइन की मांग की गई है। तीसरा मामला है मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ईडी किसी को बिना आधार बताए ही गिरफ्तार कर सकती है। पहले इसे सुप्रीम कोर्ट ने सही माना था, लेकिन बाद में सर्वोच्च अदालत ने इसकी समीक्षा याचिका स्वीकार कर ली। इस पर सुनवाई पूरी होने और फैसला आने का इंतजार हो रहा है। ईडी से जुड़े इन तीनों सवालों पर हम आज अपने वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले ईडी के निदेशक से जुड़े मामले पर बात होगी। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईडी के निदेशक को सेवा विस्तार अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही दिया जाना चाहिए। विपक्ष की याचिका की खबर पर आने से पहले इन जांच एजेंसियों में सेवा विस्तार की जो रेवड़ियां बट रही हैं, उनका स्वाद आप भी चख लीजिए। हिंदी के अखबारों और चैनलों के दर्शकों और पाठकों तक ऐसी जानकारियां नहीं पहुंचने दी जाती हैं, ताकि आपके अंदर नागरिक चेतना का विकास बंद हो जाए। इस खबर को देखिए, सितंबर 2021 की है। कॉमन कॉज ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को गलत तरीके से सेवा विस्तार दिया गया है। तब उन्हें पहली बार सेवा विस्तार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अति विशिष्ट परिस्थितियों में ही सेवा विस्तार दिया जाना चाहिए, और वो भी कम समय के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि संजय मिश्रा को अब और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। जस्टिस एल नागेश्वरा राव ने अपने फैसले में लिखा है कि रिटायरमेंट के उम्र पर पहुंचने के बाद बहुत सोच समझकर ही सेवा विस्तार दिया जाए। जो जांच चल रही है उसी को पूरा करने के ख्याल से सेवा विस्तार दिया जा सकता है, लेकिन इसका कारण पूरी तरह से रिकॉर्ड पर लाया जाए। हम साफ कर देना चाहते हैं कि अब और सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। नवंबर 2021 में संजय मिश्रा का सेवा विस्तार वाला कार्यकाल खत्म हो रहा था। एक बार सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि आगे इन्हें सेवा विस्तार नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट मित्र केवी विश्वनाथन के साथ बहस कर रहे वकील रवि रघुनाथ ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 2021 के इस फैसले को पलट दिया और नियमों में संशोधन कर दिया। वकील रवि रघुनाथ का कहना है कि कोर्ट के इस आदेश को पलटने के लिए केंद्र सरकार ने कई तरह के संशोधन अधिनियम को पास करा लिए। नए नियम के अनुसार ईडी के नए निदेशक की नियुक्ति 2 साल के लिए होगी और उसके बाद एक साल कर कुल 5 साल का सेवा कार्यकाल दिया जा सकेगा। इससे तो प्रशासन में ही ठहराव आ जाएगा, दूसरे योग्य अफसरों को मौका नहीं मिलेगा, उनके लिए ईडी के शीर्ष पद पर पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा। इससे एक काम और होगा, इस दफ्तर की स्वतंत्रता की बुनियाद ही हिल जाएगी। कांग्रेस के रणदीप सुरजेवाला और टीएमसी की महुआ मोइत्रा ने याचिका दायर की है। कुछ सोचकर ही 2 साल का कार्यकाल रखा गया होगा, मगर अब तो 3 बार सेवा विस्तार दिया जा सकता है। इस हिसाब से कार्यकाल 5 साल का हो सकता है। संजय मिश्रा भारतीय राजस्व सेवा के अफसर हैं। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का होता है। दूसरी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी की है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल 5 साल का होता है। और ये तस्वीरें ईडी के निदेशक संजय मिश्रा और सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल की हैं। दिसंबर 2021 में पास किए गए बिल के बाद सेवा विस्तार के जरिए इनका कार्यकाल भी 5 साल का हो सकता है। मतलब अगर सरकार मेहरबान हो गई तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बराबर हो जाएगा। मतलब अगर सरकार मेहरबान हो गई तो इनका कार्यकाल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बराबर का हो सकता है। कोई भी सरकार इन दोनों पदों को अपना आदमी के लिए रिजर्व कर सकती है। क्या इस पद के लिए इतनी बड़ी नौकरशाही में दूसरे योग्य अफसर नहीं होंगे? एक बार अपना आदमी मिल गया तो फिर भारतीय सिविल सेवा के कई बैच के अफसर इन पदों पर नहीं पहुंच सकेंगे। उन अफसरों की सोचिए जो इस तरह के शीर्ष पदों पर पहुंचने का सपना देखते देखते रिटायर हो जाएंगे और डर के मारे
अखबार में नौकरशाही की स्थिति पर एक आर्टिकल तक नहीं लिख पाएंगे, जैसा कि 2014 के पहले खूब लिखा करते थे। सरकार के वकील ने कहा है कि सेवा विस्तार को चुनौती इसलिए दी जा रही है ताकि नेताओं को मनी लॉन्ड्रिंग के केस से बचाया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वह याचिकाकर्ता के राजनीतिक संबंधों को लेकर चिंतित नहीं है। इसलिए 14 विपक्षी दलों की याचिका को हल्के में न लिया जाए कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्ष को खत्म करने में किया जा रहा है। केवल बीजेपी के विरोधियों को जेल भेजा जा रहा है और ईडी के निदेशक को सेवा विस्तार देते देते 5 साल तक इन्हें इस पद पर रखा जा सकता है। ठीक, अदानी समूह को लेकर जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तब सवाल उठने लगा कि एलआईसी और एसबीआई ने निवेश किया है, यह निवेश राजनीतिक है। इस आरोप के बीच में ही खबर आती है कि एलआईसी के सीईओ को तीसरी बार सेवा विस्तार दिया जा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रबंध निदेशक को भी इसी साल 5 महीने का सेवा विस्तार दे दिया गया था। बाद में प्रबंध निदेशक जी ने बयान दिया कि उनका बैंक अदानी समूह में भरोसा बनाए रखेगा। यह है असली रेवड़ी। सेवा की रेवड़ी को सेवा विस्तार कहते हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला, जया ठाकुर, तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका में ईडी के चीफ के सेवा विस्तार को चुनौती दी गई है। बहस चल रही है, अभी फैसले का इंतजार है। यह खबर 24 मार्च की है। अमित आनंद ने टाइम्स ऑफ इंडिया में रिपोर्ट फाइल की है कि केंद्र सरकार ने गैर कानूनी तरीके से ईडी के चीफ को सेवा विस्तार दिया है। सुप्रीम कोर्ट के सहायक मित्र केवी विश्वनाथन ने कोर्ट में कहा है कि केंद्र ने कानून में बदलाव कर मौजूदा ईडी चीफ को सेवा विस्तार दिया है, वो गैर कानूनी है। ऐसा करने से एजेंसी की स्वतंत्रता और निष्ठा प्रभावित होती है। मौजूदा निदेशक को 3 बार सेवा विस्तार दिया जाना अवैध है। अदालत का फैसला नहीं आया, लेकिन यह राय कम महत्वपूर्ण नहीं है। अगर यह साबित हो जाए कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से सेवा विस्तार दिया गया है, तब क्या कोर्ट को यह नहीं देखना चाहिए कि एजेंसी का किस तरह से दुरुपयोग हुआ होगा? विपक्ष का आरोप कैसे नहीं सही ठहरता है कि ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को जेल भेजने के लिए किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट मित्र केवी विश्वनाथन ने कहा कि ईडी के प्रमुख के सेवा विस्तार करने वाले संशोधनों को निरस्त किया जाए, क्योंकि वे कोर्ट के पुराने ऑर्डर के खिलाफ हैं। ईडी के चीफ के सेवा विस्तार को लेकर बहस चल रही है। इसलिए विपक्ष बार बार आरोप लगा रहा है कि जो नेता बीजेपी में चला जाता है उसके खिलाफ जांच नहीं होती है, जो नहीं जाता है उसे जेल भेज दिया जाता है। इस कड़ी में असम के मुख्यमंत्री का उदाहरण दिया जाता है। 21 जुलाई 2015 को बीजेपी ने बाकायदा आरोपों की एक पुस्तिका जारी की। इस पुस्तिका पर 2010 में गोवा और गुवाहाटी में पानी आपूर्ति घोटाला लिखा था। प्रधानमंत्री भी इसके विमोचन पर मौजूद थे। बीजेपी ने आरोप लगाया कि हेमंता बिस्वा शर्मा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट के मुख्य किरदार हैं। इन पर घोटाले का आरोप लगाया गया। हेमंता बिस्वा शर्मा उस समय कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। उसी साल 23 अगस्त 2015 यानी पुस्तिका प्रकाशित होने के 1 महीने बाद हेमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए। अगले साल असम में चुनाव से पहले बाकायदा अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि शर्मा के खिलाफ जांच होगी। उन्होंने कहा कि बिना जांच के किसी को क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं। असम में भाजपा सरकार आने के बाद इस मामले की जांच कहां तक पहुंची है मुझे नहीं पता, आप पूछ लीजिए अगर जवाब मिलता है तो। इससे यह आरोप और भी गहरा होता है कि जांच के नाम पर डराकर दूसरे दलों से नेताओं को लाया जा रहा है। जब बीजेपी से इसके बारे में पूछा गया तो उस समय इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है कि अमित शाह ने कहा कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने हमें समझा दिया है कि कैसे भ्रष्टाचार हुआ है और हमने समझ लिया है। जब हेमंता बिस्वा शर्मा की बारी आती है तो बीजेपी आरोप भी लगाती है और आरोपी को अपनी पार्टी में शामिल करके उसके समझाने पर समझ भी जाती है और समझने के बाद मुख्यमंत्री बना देती है। 9 अप्रैल 2016 की अमित शाह की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आप YouTube पर देख सकते हैं। जब जवाब नहीं मिला तो सवाल का तरीका बताने लगे, उनसे जवाब देते ही नहीं बना। इसलिए विपक्ष बीजेपी से पूछ रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा पर आरोपों की पुस्तिका तो आपने जारी की, तो ईडी या सीबीआई से उसकी जांच पूरी क्यों नहीं हुई?
क्या 2015 से 2023 के दौरान उनसे कोई ठोस पूछताछ हुई है? जिस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उस मामले में क्या हुआ? कहीं ऐसा तो नहीं कि हेमंता बिस्वा शर्मा के कारण बाकी आरोपी भी बचा लिए गए? इन दिनों बीजेपी राहुल गांधी को संभलकर बोलने की नसीहत दे रही है, लेकिन इसका तो जवाब दे दे कि बकायदा बुकलेट छपवाया हेमंता बिस्वा शर्मा पर, उसका क्या हुआ? क्या तब बीजेपी संभलकर नहीं चल रही थी? हेमंता बिस्वा शर्मा के मुकाबले अब शिवसेना के सांसद संजय राउत का मामला देखिए। राज्यसभा सांसद संजय राउत को 101 दिनों तक जेल में डाल दिया गया। बॉम्बे हाई कोर्ट में उनकी जमानत के विरोध पर सुनवाई चल रही थी। तब स्पेशल जज एमजी देशपांडे ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में 2 अभियुक्तों को अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है। जज देशपांडे ने कहा कि गलत इंसाफ ना हो, यह भी एक जज का दायित्व होता है। किसी निर्दोष को जेल नहीं होनी चाहिए। फैसले के 153 नंबर पॉइंट में जज ने लिखा है कि मैं मानता हूं कि दोनों ही अभियुक्त को अवैध रूप से गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने दोनों के साथ जिस तरह से भेदभाव किया है, दोनों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। ईडी ने इस केस के मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार नहीं किया। प्रवीण राउत को पहले जमानत पर रिहा किया गया था। कोर्ट के सामने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया कि वे जमानत की शर्तों को तोड़ रहे थे। उसी तरह संजय राउत के खिलाफ ईडी की जितनी दलीलें थीं, वो टिक नहीं पाईं। कोर्ट ने कहा कि यह केस दीवानी विवाद का है, लेकिन इसे मनी लॉन्ड्रिंग या आर्थिक अपराध बना देने से एक निर्दोष आदमी काफी बुरी स्थिति में आ जाता है। जब संजय राउत ने स्पेशल जज एमजी देशपांडे के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मैं आभारी हूं, तब जज देशपांडे ने कहा कि आभार की बात नहीं है, हम अपना फैसला मेरिट पर देते हैं। जहां मेरिट नहीं होता, हम उस पर फैसला नहीं देते हैं। सोचिए, एक राज्यसभा के सांसद को मदर ऑफ डेमोक्रेसी में अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है। क्या यह कोई सामान्य घटना है? दीवानी मामले को मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना दिया गया और उन्हें लंबे समय के लिए जेल में डाल दिया गया। इसलिए पीएमएलए एक्ट, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कहा जाता है, इसके तहत ईडी के अधिकारों को लेकर बहस हो रही है, क्योंकि इसके तहत ईडी को गिरफ्तारी का आधार बताने की जरूरत नहीं, वो उठाकर ले जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी के इस अधिकार को सही ठहराया। पिछले साल जुलाई में जब यह फैसला आया, तब कांग्रेस ने अदालत का सम्मान करते हुए कुछ सवाल उठाए। कहा कि ईडी को यह अधिकार देना बहुत खतरनाक हो सकता है। सेफगार्ड्स चाहिए, वो सुरक्षाएं, वो सुरक्षा चक्र जिससे इन चीज़ों का दुरुपयोग या तो हो न पाए या न्यूनतम हो। एक्चुअल सही सच्चा जो ज़मीनी सच है वो इसका विपरीत है। ये विडंबना की बात है। वो ज़मीनी सच विपरीत है, इसलिए इसके कई उदाहरण मैं आपको एक दे रहा हूँ। 2019 के पहले अगर आपको कोई भी चीज़ जब्त करनी थी, ज़बरदस्ती जब्त करनी थी, तो आपको मजिस्ट्रेट के पास जाना पड़ता था। 2018 के अमेंडमेंट्स द्वारा ये चीज़ हटा दी गई है और अब इस एजेंसी ईडी को ये पूरा अधिकार क्षेत्र दिया है मजिस्ट्रेसी का, यानी कुछ हद तक एक बाहरी तत्व जो ज़्यादा निष्पक्ष माना जाता है मजिस्ट्रेसी, उसको हटा दिया गया है। ये सभी मुद्दे हम समझते हैं कि उच्चतम न्यायालय की तरफ ज़्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं, ज़्यादा इन पे ध्यान देना आवश्यक है। विपक्ष को प्रताड़ित करना ही सिर्फ बच गया है ईडी का काम। विपक्ष की मांग है माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस प्रक्रिया पर देनी है लगाम। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि सुरक्षा चक्र बहुत जरूरी है। पीएमएलए केस में 0.5% सजा की दर भी नहीं है। 100 में 1 को भी सजा नहीं मिलती है, बल्कि 0 के करीब सजा है, यह अभिषेक मनु सिंघवी कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट के तब के फैसले की काफी आलोचना हुई, समीक्षा हुई। अगस्त 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के खिलाफ सुनवाई की बात मान ली। कांग्रेस के सांसद कार्ति चिदंबरम और महबूबा मुफ्ती समेत अन्य लोगों की याचिका स्वीकार कर ली गई। उस दौरान कोर्ट में सीजेआई रमना की बेंच ने कहा
कि बिना विस्तृत व्याख्यान के कानून का गलत इस्तेमाल होने की आशंका है। असल में होता यह है कि अब खबरें बहुत कम हैं। हिंदी के अखबार इन खबरों को इस तरह से एक जगह जमा कर विस्तार से नहीं बताते। नतीजा यह होता है कि आप फैसला सूचनाओं के आधार पर कम, धारणाओं के आधार पर ज्यादा करते हैं। हिंदी अखबार पढ़ते समय सावधानी बरतिए, सोचिए कि क्या और कैसे लिखा जा रहा है, उसमें जानकारी कितनी है, प्रोपेगेंडा कितना है। पीएमएलए मामले में अपील के लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। 21 सितंबर 2019 को इसके पूर्णकालिक चेयरमैन जस्टिस मनमोहन सिंह रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद जस्टिस जीसी मिश्रा को चेयरमैन बनाया जाता है, जो कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में काम करते हैं। कांग्रेस ने जुलाई 2022 में ये सारे तथ्य सामने रखे कि ट्रिब्यूनल का कोई पूर्णकालिक चेयरमैन नहीं है। 10 सितंबर 2022 के इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट देखिए। मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रिटायर होने के 4 दिन पहले ही उनकी इस पद पर नियुक्ति का आदेश आ गया, ऐसा इस खबर में दावा किया गया है। खबरों को देखने और पढ़ने की आदत बदल लीजिए। मीडिया जानता है कि आपके पास जानने का समय और धीरज कम हो चुका है, इसलिए किसी को पेशाब करते हुए का सीधा प्रसारण आपको दिखाया जा रहा है। अब खबरें एक जगह इस तरह से विस्तार में नहीं बताई जाती हैं जिस तरह से हम बता रहे हैं रवीश कुमार ऑफिशियल पर। लेकिन जब हमने ईडी से संबंधित इन खबरों को एक जगह समेटा, तब दिखने लगा कि इसके जरिए इस देश में क्या चल रहा है। विपक्ष के आरोप हवा में नहीं लगते हैं। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में यह सब खुलेआम हो रहा है। एक राज्यसभा सांसद को अवैध रूप से गिरफ्तार किया जाता है। अवैध गिरफ्तारी पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या भारत किसी को भी जेल में डाल देने की फैक्ट्री हो गया है? इसलिए विपक्ष कोर्ट से गाइडलाइन चाहता है कि गिरफ्तारी का तरीका क्या हो, आधार क्या हो, सुप्रीम कोर्ट बताए। गिरफ्तार करने की गाइडलाइन अगर सुप्रीम कोर्ट से मांगने की नौबत आ जाए तो साफ है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फादर ऑफ पावर बेलगाम हो चुका है। आखिर जांच एजेंसियों ने किसी बीजेपी के नेता पर हाथ क्यों नहीं डाले? अगर जेल जाने का डर दिखाकर पार्टियां तोड़ दी जाएं, सरकारें गिरा दी जाएं, तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में ना तो मदर बचेगी ना डेमोक्रेसी, केवल फादर ऑफ पावर का राज रहेगा। वही भूजा फांकते नजर आएंगे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए। इन एजेंसियों की जवाबदेही तय करनी चाहिए और पारदर्शिता की व्यवस्था करनी चाहिए। 14 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका दायर करते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि गिरफ्तार करने और उसके बाद की स्थिति को लेकर दिशा निर्देश जारी हो। ईडी, सीबीआई ने जितनी गिरफ्तारियां की हैं, उनमें से 95% विपक्षी दलों के नेताओं की हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकतंत्र जख्मी हो रहा है। हम मौजूदा मामले को प्रभावित नहीं करना चाहते हैं, बल्कि गिरफ्तारी को लेकर दिशा निर्देश चाहते हैं। आपने किसी बीजेपी नेता को कब देखा है? मेघालय की सरकार को सबसे भ्रष्ट बताने वाले गृह मंत्री अमित शाह थे, मगर उस आरोप का क्या हुआ? कर्नाटक में घूस मांगने के इतने गंभीर आरोप लगे, लेकिन क्या हुआ? अदानी समूह पर इतने गंभीर आरोप लगे, मगर कोई जांच नहीं। विपक्ष के नेता जब तक गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, जब तक हालत यह हो गई है कि ये एजेंसियां कैसे काम करें और कैसे गिरफ्तार करें, इसे लेकर विपक्ष कभी इनके दफ्तर जा रहा है तो कभी सुप्रीम कोर्ट से गाइडलाइन की मांग कर रहा है। अपनी जानकारी के लिए प्रोशुन बैनर्जी, औशित मालजी, अपरूपा पोद्दार, शांता छेत्री एंड 2 लाख। तृणमूल कांग्रेस के 5 सांसद ईडी के दफ्तर गए थे एक मेमोरेंडम लेकर कि अदानी समूह पर क्या क्या आरोप लगे हैं। विपक्षी दल मार्च कर मेमोरेंडम देना चाहते थे। इससे पहले कांग्रेस और अन्य दल जब ईडी के दफ्तर जाना चाहते थे, तब विजय चौक पर धारा 144 लगा दी गई, उन्हें रोका गया। इसके बाद ईमेल और दफ्तर जाकर मेमोरेंडम देने का सिलसिला शुरू हुआ है। To the ED authority, New Delhi. Sir, we 5 MPs on behalf of AITC came. listen everybody what we write. We 5 MPs. अदानी समूह को लेकर कांग्रेस ने 100 से ज्यादा सवाल पूछ लिए। एक सवाल का जवाब नहीं आया। 1-2 सवाल तो आसान वाले होंगे ही। आखिर बीजेपी जो दिन रात विपक्ष के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, वो अदानी समूह पर लगे इन आरोपों पर क्यों नहीं बोल रही है? क्या बीजेपी एक दिन अदानी को भी ओबीसी बताने लग जाएगी? सवालों की हालत इन फड़फड़ाते कबूतरों के जैसी हो गई है।
जितनी बार उड़कर गेटवे ऑफ इंडिया के ऊपर मंडराते रहे, सवाल उठाते रहिए, लेकिन सरकार गेटवे ऑफ इंडिया की तरह चुप है। जयराम रमेश ने 100वां सवाल पूछते हुए लिखा कि प्रिय पीएम मोदी, ये हैं आपके लिए HAH हम अदानी के हैं कौन श्रृंखला की 34वीं और अंतिम किस्त। हमने अदानी महाघोटाले में आपकी स्पष्ट मिली भगत को लेकर 5 फरवरी 2023 से अब तक आपसे 99 सवाल पूछे हैं। हम एक अंतिम प्रश्न के साथ इस श्रृंखला को समाप्त कर रहे हैं कि क्या आप अपने नियंत्रण वाली जांच एजेंसियों की एक विशाल सेना का उपयोग राष्ट्रीय हित में करेंगे। दुर्भाग्य से 2 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति के अधिकार क्षेत्र में ये एजेंसियां औपचारिक रूप से नहीं आती। आपने इन एजेंसियों को विपक्ष, सिविल सोसाइटी और स्वतंत्र व्यवसायों के खिलाफ इस्तेमाल करने में कभी संकोच नहीं किया। हम आपसे 1947 के बाद से भ्रष्टाचार के इस सबसे बड़े मामले में जांच की मांग करते हैं। सवाल उड़कर कभी मंडराते हैं, कभी डाल पर बैठ जाते हैं, मगर सरकार और गौतम अदानी गेटवे ऑफ इंडिया की तरह खामोश हैं, सुरक्षित हैं। ईडी की ये सब कहानियां हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आएगा कोई बता तो नहीं सकता, मगर कई ऐसी घटनाएं हैं जिनके आधार पर शक को मजबूती मिलती है कि इस संस्था के इस्तेमाल से क्या हो रहा है। अवैध रूप से राज्यसभा का सांसद गिरफ्तार होता है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी में फादर ऑफ पावर बेलगाम हो गया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।